हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। ठीक है, चिकन पॉक्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले देख ले, इसकी नोट्स की पीडीएफ है वो अपने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, इसमें कौन कौन से भी टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, फिर इसके क्लिनिकल फीचर देखेंगे, फिर चिकन पॉक्स वर्सेस स्मॉल पॉक्स, दोनों के रेसेस में क्या डिफरेंस होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फिर इसका अपन डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और चिकन पॉक्स की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और फिर यदि वेरिसेला है, चिकन पॉक्स यदि प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे और माँ को क्या अफेक्ट कर सकता है वे चिकन पॉक्स, और फिर इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, कंट्रोल कैसे करते हो। तो वन बाई वन अपने ये सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर ले, चिकन पॉक्स की ट्रिक बना ले कि चिकन पॉक्स है जो अल्फाबेटिक में कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो ठीक है, तो थ्री नंबर से 3 से अपन डिजीज कितने ट्रिक बनाएंगे। तो अपन इसके बात करें कि यदि किसी को चिकन पॉक्स हो गया है, एक्सपोजर हो गया है, तो कितने टाइम के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन देना है अपन को, 72 आवर्स। कितना दिन हो गया, 3 डेज हो गया। तो ये अपनी ट्रिक हो गई कि 3 डेज से अपन 3 डेज याद कर सकते। फिर अपन वेरिसेला का जो वैक्सीन देते हैं, ठीक है ना, उसमें 2 डोजेज देते हैं, 2 डोज देते हैं। उसमें जो एज ग्रुप का रहता है अपने 2 एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मोर देन या इक्वल टू 13 ईयर और लेस देन 13 ईयर। ठीक है ना, तो 2 डोज के बीच में गैप होता है, वो दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो अपन इससे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे एज ग्रुप का जो क्राइटेरिया है वो 1313। ठीक है, तो यहाँ से 3 याद कर सकते हैं। 13 से ज़्यादा की उम्र और 13 से लेस की उम्र में 2 डोज के बीच में कितना गैप होता है वो अपन आगे देखेंगे। फिर अपन इसके आइसोलेशन की बात करें, कितने टाइम के लिए आइसोलेशन करते हैं, 6 डेज के लिए। तो 3 इंटू 2 6 डेज, तो यहाँ से अपन 3 याद कर सकते हैं कि इसका आइसोलेशन पीरियड हो गया। फिर अपन इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 14 टू 16 डेज। तो अपन 2 वीक, 14 डेज कितना हो गया, 2 वीक। 16 डेज कौन से वीक में आता है, 16 वाला थर्ड वीक का पार्ट है ये। ठीक है ना, ठीक है ना, थर्ड वीक का, तो अपन याद कर सकते हैं इससे थर्ड। ठीक है ना, तो इससे अपन को थोड़ा आइडिया रहेगा कि 14 टू 16 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हर्पिस वायरस थर्ड से। ठीक है ना, थर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। तो 3 से यहाँ से अपन चिकन पॉक्स मीन्स 3, और 3 से अपन ये याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर ले एजेंट फैक्टर की रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो चिकन पॉक्स किसके थ्रू होता है, कौन पॉजिटिव एजेंट होता है, वायरस होता है। कौन सा, वेरिसेला जोस्टर। ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं VZ वायरस। तो अपन ट्रिक होगी, ये फर्स्ट ट्रिक ये होगी, ह्यूमन हर्पिस वायरस कौन सी क्लास का, ये ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 का। ठीक है ना, तो चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स। ठीक है ना, तो 3 से ये अपना कवर हो गया। ठीक है, फिर ये कौन सा वायरस है, DNA वायरस है, जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हर्पिस विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये हो गया कि हर्पिस ह्यूमन है, ठीक है ना, ह्यूमन हर्पिस वायरस है, तो कौन सा फैमिली भी हो गई इससे, हर्पिस विरिडे फैमिली होगी। फिर अपन बात करें इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन सा होता है, तो केसेस ऑफ चिकन पॉक्स, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है, ओरोफैरिंजियल सीक्रेशन से। यदि किसी को चिकन पॉक्स हो रखा है तो वो कैसे ट्रांसमिट कर सकता है इन्फेक्शन को, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, या वाया कॉन्टैक्ट हो सकता है, ओरोफैरिंजियल सीक्रेशन के थ्रू डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, अपन बात करें कि नॉर्मल ओल्ड एज में जब भी अपनी, ठीक है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, जो लेटेंट फेज में इन्फेक्शन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हर्पिस जोस्टर में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल्स होते हैं, सिंगल्स वाली अपन केस की बात करें तो ये रेयरली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करते हैं, पर करते जरूर है। ठीक है ना, पर बहुत कम चांसेज है। ठीक है ना, कंपेयर टू द चिकन पॉक्स, जो हर्पिस जोस्टर के केसेस होते हैं वो रेयरली काम करते हैं एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है ना, फिर इसमें बात करें अपन, इसमें मल्टीपल स्टेज होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें जो भी रेसेज होते हैं उनकी, तो लास्ट में कौन सी स्टेज होती है, स्केप फॉर्मेशन होता है, वो इन्फेक्टिव नहीं होता है, नॉन इन्फेक्टिव होता है। तो अपन को ये लाइन पता होनी चाहिए कि स्केप फॉर्मेशन है वो नॉन इन्फेक्टिव होता है। और कैरियर स्टेज होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें कैरियर नहीं होता है। क्लिनिकल या सब क्लिनिकल केसेज होंगे, कैरियर स्टेज एब्सेंट होगी। ये अपना कवर हो गया यहाँ पे। फिर अपन बात करें पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी, तो कितना हो गया पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी, तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं कि अपन ने चिकन पॉक्स याद किया था, तो चिकन पॉक्स में क्या रहता है, C आ रहा था, तो इसको अपन हर बार के मान के थर्ड अल्फाबेट है। ठीक है ना, तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितना हो गया, 1 2 4 5, इसमें से अपन को थर्ड को यूज नहीं करना है, तो कितना हो गया 1 to 2 डेज
बिफोर एंड 4 to 5 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द रेसेस। ठीक है ना, जब भी रेसेस अपीयर होते हैं उससे 1 से 2 दिन पहले कम्युनिकेबल होता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, और उसके 4 से 5 दिन तक बाद इसकी इन्फेक्टिविटी रहती है। उसके बाद इसके फॉर्मेशन हो जाता है, फिर डिजीज ट्रांसमिट नहीं कर सकता वो पर्सन। तो अपन इसे याद कर सकते हैं कि कितना हो गया कि इसमें 3 यूज नहीं करना अपन को। तो 3 से पहले वाले 2 डिजिट कौन से हो गए, 1 से 2। तो उसके बाद वाले 2 डिजिट कौन से हो गए, 4 से 5। ठीक है ना, तो बिफोर रेसेस और आफ्टर रेसेस, इतने टाइम तक उसको अपन को इन्फेक्टिविटी का काम करेगा, वो पर्सन डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है इतने समय तक। फिर अपने इसकी सेकेंडरी अटैक रेट की बात करें तो मोर देन 80% होती है, 80 to 90 हो गया। फिर अपना इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 16 डिजीज आता है, कौन से आता है, 3rd वीक का पार्ट, 3rd वीक में आता है ना ये। तो चिकन पॉक्स से अपन याद किया था ये 3rd वीक, तो अपन इसे इसका याद कर सकते हैं लमसम के इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। कि सी आता है तो 3rd वीक का डिजिट यूज होगा कौन सा, 16, तो 14 to 16 डेज हो गया। फिर अपन इसकी बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, ड्रॉपलेट से और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन सा मोड होता है, डायरेक्ट मोड होता है, डायरेक्ट मोड ऑफ द इन्फेक्शन। और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की बात करें तो वो कौन सा मोड होता है, इनडायरेक्ट मोड। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग यदि आपको और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मोड कौन से होते हैं देखना है तो डायनामिक ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज पे मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है ना, उस वहाँ जाके आप इनमें मोड ऑफ द ट्रांसमिशन के बारे में और भी कौन कौन से मोड होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के उसके टाइप देख सकते हैं वहाँ से विथ एग्जाम्पल। तो इसकी साइज पार्टिकल क्या होती है, अपन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देखें तो मोर देन 5 माइक्रोन। तो ये ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना, और तो ये ट्रेवल है वो बहुत कम डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाते हैं, लेस देन 1 मीटर इनकी रेंज होती है। फिर अपन ड्रॉपलेट न्यूक्लिया की बात करें तो इनका साइज होता है वो कितना होता है, लेस देन 5 माइक्रोन। ठीक है ना, तो एयर में ये सस्पेंडेड रहते हैं, जिसको इनको अपन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ट्रेवल करते वो मोर देन 1 मीटर डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर सकते हैं, तो इसलिए इसे इनडायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। फिर इसका अपन बात करें वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, कहाँ से, कि मदर टू बेबी को हो सकता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, CVS। ठीक है ना, तो ये हो गया वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया। तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो विंटर सीजन या अर्ली स्प्रिंग सीजन में मोस्ट कॉमनली होता है, बाकी थ्रू आउट द ईयर तो इन्फेक्शन होता है, पर इस सीजन में होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर अपन बात करें नेक्स्ट होस्ट फैक्टर की। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली एज ग्रुप कौन सी होती है, अप टू 10 ईयर। ठीक है, अप टू 10 ईयर, 10 साल से छोटे बच्चे को इन्फेक्शन होने का मोस्ट कॉमन चांसेस होता है, तो अपन को एज ग्रुप पता होना चाहिए। ठीक है ना, और डिजीज कैन भी, यदि अडल्ट में हो जाता है तो डिजीज की फॉर्म होती है वो सीवियर फॉर्म में होता है अडल्ट में, और अडल्ट में भी हो सकता है, पर मोस्ट कॉमन किस में होता है, अप टू 10 ईयर ऑफ एज चाइल्ड में होता है। फिर अपन इसकी इम्यूनिटी की बात करें, ठीक है ना, 1 अटैक गिव द ड्यूरेबल इम्यूनिटी, सेकेंड अटैक आ रेयर। ठीक है ना, यदि आपको पहली बार चिकन पॉक्स होता है तो कुछ समय के लिए अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, और एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो सेकेंड अटैक है चिकन पॉक्स का वो बहुत रेयर केसेस में होता है, मोस्टली नहीं होता है। फिर अपन बात करें इसमें चिकन पॉक्स के अटैक में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का बहुत रोल होता है। ठीक है ना, यदि अपन को वेरिजोला जोस्टर का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है ना, तो इसकी रिकवरी है वो मोस्ट कॉमनली CMI पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, अपनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है यदि वो प्रॉपर है, ठीक है ना, उस कंडीशन में अपनी रिकवरी वो जल्दी हो जाएगी। और इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट देयर एक्टिवेशन इन द लेटेंट वेरिजोला जोस्टर वायरस का जो लेटेंट फेज होती है उसका ओल्ड एज में जाके रीएक्टिवेशन हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल्स। ठीक है, सिंगल्स। यदि अपनी इम्यूनिटी लो है तो ये चांसेस है सिंगल्स होने के वो उसकी रिस्क है वो हाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी एक तरह से का रोल हो गया किसका, मेन CMI का। फिर अपन बात करें प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में यदि हो जाता है कि ना अर्ली प्रेगनेंसी में इज द फर्स्ट 20 वीक की प्रेगनेंसी, फर्स्ट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में हो जाता है यदि वेरिसेला का इन्फेक्शन, तो बच्चे में हो सकता है कंजेनाइटल वेरिसेला। उसके कितने % चांसेस है, 0.4 to 2% चांसेस है कि बच्चे में कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम होने के चांसेस है।
कि यदि माँ को शुरू के 20 वीक में यदि इन्फेक्शन हो जाता है वेरिसेला जोस्टर वायरस का, ठीक है, यदि माँ को चिकन पॉक्स हो जाता है तो बच्चे को हो सकता है कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम। चांसेस बहुत कम है, कितना 0.4 to 2%। फिर अपन इसको अपन देखे कि चिकन पॉक्स हो गया तो उसके रेसेज हो गए, कैसे फॉर्मेशन होंगे, ठीक है ना, रेसेज के बारे में देखेंगे अपन इसमें। तो इसमें 2 स्टेज होती है इसकी, प्री इरेप्टिव स्टेज और इरेप्टिव स्टेज, ठीक है। प्री इरेप्टिव स्टेज में क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर होगा, मेलाइज होगा, चिल्स आएंगे और बॉडी एक होगा, जो नॉर्मल हल्की सी वायरल इन्फेक्शन में होता है। फिर फर्स्ट स्टेज इरेप्टिव स्टेज की बात करें तो फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या होता है इसका, अपीयरेंस ऑफ द रेसेस। तो ये इंपॉर्टेंट हमको बताना चाहिए। चिकन पॉक्स में सबसे पहले क्लिनिकल साइन क्या है, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रेसेस, ठीक है ना। रेसेस अपीयर ऑन द इरप्ट विद द फर्स्ट डे ऑफ द फीवर। जैसे रेसेस अपीयर होते हैं उसी दिन साथ में इरप्शन ऑफ रेसेस के साथ में फीवर है वो साथ में फीवर आता है, ठीक है ना, फर्स्ट डे ऑफ फीवर हो गया। रेसेस होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे अपनी बॉडी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर ले तो दोनों साइड में अपन देखें, ठीक है ना, तो सिमेट्रिकल होंगे, जितने जिस साइड में इतने होंगे उतने इसी साइड में इतने प्रेजेंट होंगे, तो दोनों साइड सिमेट्रिकल होंगे। सुपरफिशियल रेसेस होते हैं बिल्कुल स्किन के ऊपर दिखेंगे, और प्लस एरिया ऑफ द इन्फ्लामेशन है, देख सकते हो यहाँ पे ये रेसेस है, इसके पास में एरिया ऑफ द इन्फ्लामेशन प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, उनको चिकन पॉक्स से डिफ्रेंशिएट करने में काम आएंगे, ठीक है। प्लस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपीयर ऑन द ट्रंक, फेस और वेरी फ्यू ऑन द एक्सट्रीमिटीज। ये भी अपन डायग्राम देखेंगे आगे। इसका क्या होता है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। वो कैसे याद करोगे, सेंट्रीपिटल क्या होता है, चिकन पॉक्स, ठीक है ना। अपने ऐसे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो इसका ट्रांसमिशन होता है पहले पेरीफ्री होता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है, सेंटर पे, ठीक है ना, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी पे होता है, पेरीफ्री टू सेंटर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्प्रेड फ्रॉम द पेरीफ्री टू सेंटर, इसे याद कर सकते हैं अपन पी से सी की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सट्रीमिटीज वगैरह होती है, फिर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी पे। इसमें एक्जिला और म्यूकोजल सरफेस है वो इन्वॉल्व होती है। म्यूकोजल सरफेस बोला तो जैसे अपने माउथ वगैरह में भी रेसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, म्यूकोजल सरफेस इसमें इन्वॉल्व होती है, प्लस एक्जिला में भी रेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कौन सा पार्ट होता है बॉडी का जो इन्वॉल्व नहीं होता है, तो पाम एंड सोल्स। इस पे हमेशा अपन को याद रखना है कि चिकन पॉक्स में एक्जिला और म्यूकस, ठीक है ना, म्यूकोसा ये हमेशा इन्वॉल्व होती है, और पाम एंड सोल वो कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें रेसेस फॉर्मेशन होता है, उसमें वेसाइकल फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। वेसाइकल में क्या था, क्लियर फ्लूइड अपीयरेंस दिखता है, तो बिल्कुल क्लियर फ्लूइड दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू ड्रॉप या रोज पेटल अपीयरेंस बोलते हैं इसको। ये किसमें दिखता है, चिकन पॉक्स में। फिर एक आता है टर्म आता है प्लियोमॉर्फिज्म दिखता है, ठीक है ना, कि चिकन पॉक्स की जितनी भी स्टेज होती है वो एक ही टाइम पे सब स्टेज प्रेजेंट होती है शरीर पे, ठीक है ना। जैसे रेसेस ऑल स्टेज ऑफ द रेसेस अकर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, जैसे मैक्यूल स्टेज, पेप्यूल, वेसाइकल, स्केप, सब तरह की स्टेज है। कई जगह स्केप प्रेजेंट होंगे, कई जगह वेसाइकल प्रेजेंट होंगे बॉडी पे, कई जगह पेप्यूल होंगे, कई जगह मैक्यूल होंगे, पर एक ही समय पे सब स्टेज प्रेजेंट होगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अल्सर फॉर्मेशन हो गया, ब्लिस्टर हो गया, पेप्यूल हो गए और इसके फॉर्मेशन हो गया, तो सब स्टेज है वो एक साथ प्रेजेंट होगी, तो इसको अपन बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। फिर इसमें बात करते हैं, ठीक है ना, विथ एवरी न्यू क्रॉप्स, ठीक है ना, एज ए क्रॉप्स की तरह, जैसे होते हैं ना अपने फार्मर होते हैं, खेती करते हैं, एक साथ फसल उगती है ना, फसल बोते हैं तो एक साथ फसल होती है, ठीक है ना। तो उसी वजह से उसी वजह इसमें भी जो न्यू रेसेस होते हैं एक साथ एज ए क्रॉप फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, बहुत मल्टीपल और एक बहुत ज़्यादा नंबर पे इरप्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इरप्ट होते हैं तो फीवर है वो उस टाइम अचानक राइज होगा, ठीक है ना, फीवर के बिल्कुल एकदम अचानक राइज होगा, और ये हो गया फिर ठीक है। इसका रैपिड इवोल्यूशन होता है, कई स्टेज होती है, जैसे जैसे इसका रैपिड इरप्शन हुआ उसके बाद इसका इवोल्यूशन भी बहुत जल्दी होता है, एक स्टेज से सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज है, और 4 to 7 डेज में ये डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है ना। रैपिड इवोल्यूशन होता है कि इसके में वो 4 to 7 डेज में फॉर्मेशन हो जाता है, कि जैसे रेसेस अपीयर हुए उसकी 4 to 7 डेज में मल्टीपल स्टेज से वो पासेज हो जाएगा, और फिर लास्ट में इसके फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको अपन नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म मानते हैं, ठीक है ना। पेशेंट इज वन तो नॉन इन्फेक्शियस लेसन है क्रस्टेड, एक बार इसके फॉर्मेशन हो गया
ये क्रिस्टल हो गए लेसन है वो, रेसेज है वो मल्टीपल फेजेस से पास होने के बाद इनका क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, फिर वो ये दोनों कंडीशन है वो नॉन इन्फेक्टिव हो जाएगी। फिर अपन बात करें, अपन को ये पता होना चाहिए चिकन पॉक्स रेसेज है वो और स्मॉल पॉक्स रेसेज में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अपने बात की थी कि चिकन पॉक्स की रेसेज है वो ट्रंक, ठीक है ना, ट्रंक ऑफ द बॉडी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू द एक्सट्रीमिटीज। लेग पे देख सकते हैं बिल्कुल ही लो नंबर में प्रेजेंट होते हैं। पर ये इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है अपन देखा था, चिकन पॉक्स वेरी फ्री टू सेंट्रल होता है। पहले कहाँ पे अपीयर होते हैं, पाँव पे और हाथों पे, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, अपने बॉडी पे होता है, ठीक है। और इसमें स्मॉल पॉक्स की बात करें, ठीक है ना, तो अपने बात की थी इसमें डीप सीटेड होते हैं और कंपेयर टू द चिकन पॉक्स में सुपरफिशियल होते हैं। इसमें नो एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन अराउंड द रेसेस, ठीक है ना, इसमें एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे कि पहले ट्रंक पे होंगे, बॉडी पे होंगे, वो फिर कहाँ होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सट्रीमिटीज पे होंगे, यहाँ से इनका ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें पाम और सोल है वो अफेक्टेड होंगे, देख सकते हो यहाँ पे आप बिल्कुल पाम और सोल बिल्कुल अफेक्टेड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्जिला है वो स्पेयर हो जाता है इसमें, ये चीज़ का अपन को ध्यान रखना है ये। और इसमें एक्जिला और म्यूकोजा वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अपने डिफ्रेंशिएट हो गया, अपन चिकन पॉक्स तो क्या एरिडिकेट हो गया, फिर भी अपन को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ये अपन को इसके ऊपर शॉर्ट नोट या वाइवा में पूछ सकते हैं। फिर अपन इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, यूजुअली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कि रेसेस है उसको देख के और क्लिनिकल हिस्ट्री के बेसिस पे अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पीसीआर फॉर द वेरिसेला जोस्टर वायरस का डीएनए वेसाइकल फ्लूइड अपन या क्रस्टेड से अपन सैंपल लेंगे, ठीक है ना, उसमें से पीसीआर करेंगे, उसका क्या देखेंगे, उसका वायरस का डीएनए देखेंगे। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड हो गया पीसीआर, ठीक है। फिर अपन डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस यूज कर सकते हैं, ये रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट है, पर गोल्ड स्टैंडर्ड तो पीसीआर है, ठीक है। फिर अपन देखें, ठीक है ना, सीरोलॉजी करते हैं जिसमें अपन क्या देखते हैं आईजीजी, ठीक है ना, और इम्यून स्टेटस या ससेप्टिबिलिटी टू द वेरिसोला इन अनवैक्सीनेटेड पर्सन, ठीक। जैसे हेल्थ वर्कर वगैरह, जिनमें कोई भी हेल्थ वर्कर वगैरह होते हैं वो मोस्ट एक्सपोजर वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, एक्सपोजर होने का चांस उनमें सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो उनमें अपन ससेप्टिबिलिटी या इम्यून स्टेटस देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, सीरोलॉजी करते हैं। सीरोलॉजी में भी अपन क्या देखते हैं, आईजी फॉर्म एंटीबॉडी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अपन को पता होना चाहिए कौन सी एंटीबॉडी देखते हैं, आईजी। फिर अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसके लिए कोई भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। इसमें क्या करेंगे अपन, एंटीपायरेटिक्स देंगे, ठीक है ना, फीवर वगैरह है तो कौन सी पैरासीटामोल प्रिपेयर करते हैं। अपन को एस्पिरिन तो अवॉइड करनी बिल्कुल, क्यों, इसमें राई सिंड्रोम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर इचिंग वगैरह हो रही है तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना, कैलामाइन लोशन लगाना है, एंटी हिस्टामिनी की टेबलेट दे सकते हैं फॉर रिलीफ फ्रॉम द इचिंग। फिर सूथिंग लोशन ले जाना है, जो अपन को सूथिंग लोशन हो गया जो स्किन इरिटेशन वगैरह होता है वो बिल्कुल कम करता है। और स्क्रैचिंग को अवॉइड करना है, ठीक है ना। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अपन को जो भी अपने रेसेस वगैरह हो रखे रेसेस की मल्टीपल फॉर्म है उसको अपन को खुरेदना नहीं है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, बच्चा वगैरह होते हैं ना, तो घर वालों को ध्यान रखना होता है उनके नाखून वगैरह नेल्स वगैरह तो कट कर देने होते हैं ताकि वो स्क्रैचिंग को अवॉइड कर सके। इससे ट्रांसमिट होने का चांसेस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी रेसेज है वो ओपन हो जाते हैं। फिर हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन रखना है इसमें, ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पे बाथिंग करना है, ठीक है ना, और स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं रहने देना है, ठीक है ना। फिर रेस्ट करना प्रॉपर और हाइड्रेशन प्रॉपर जरूरी है इसमें, ठीक है ना। तो ये सब इसका सिम्टोमेटिक बेसिस पे हो गया। फिर इसमें एंटीवायरल भी अपन यूज़ कर सकते हैं, कौन सी, एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर और फेमसाइक्लोविर। इसमें से आ जाए अपन को पूछ ले कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो एसाइक्लोविर है वो, अपन इसको ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं, ठीक है ना। और ये स्पेशली किस में यूज़ करते हैं, इसका ऐसा नहीं कि हर किसी में यूज़ करें, इसकी भी कंडीशन है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में अपन यूज़ कर सकते हैं या अडल्ट में यूज़ कर सकते हैं। अपन ने देखा था कि अडल्ट में जो चिकन पॉक्स की फॉर्म होती है वो बहुत सीवियर फॉर्म में हो सकता है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में हो सकता है सीवियर फॉर्म में। तो उसको अपन सीवियरिटी को डिक्रीज करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एंटीवायरल ड्रग का यूज़ करते हैं।
तो ये मोस्ट कॉमनली सब में यूज़ नहीं करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में अपन इस एंटीवायरल ड्रग का यूज़ करते हैं। क्या रोल होता है? एसाइक्लोविर रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन एंड लिमिट द प्रोग्रेशन टू जोस्टर इन अडल्ट। ठीक है ना, कि चिकन पॉक्स को जोस्टर में कन्वर्ट ना हो, उसको केवल लेटेंट फेज में रह जाता है। ठीक है ना, फिर फ्यूचर में जाके जैसे CMI लो होती है तो जोस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कंडीशन को ये रिड्यूस करता है, प्लस कॉम्प्लिकेशन होने वाले चिकन पॉक्स इसको रिड्यूस करता है। ठीक है ना, एसाइक्लोविर डज नॉट अपीयर टू प्रिवेंट द पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल्स को ये प्रिवेंट जो हर्पीस जोस्टर को ये रिड्यूस कर सकता है, उसके होने की चांसेस को रिड्यूस कर सकता है, पर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया होता है उस कंडीशन को ये एसाइक्लोविर वो प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो ये अपना ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हो गया। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, वेरिसेला न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? न्यूनेट में, अडल्ट में, प्रेग्नेंट वुमेन में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। तो वेरिसेला न्यूमोनिया तो अपन को मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पता होना चाहिए। फिर रे सिंड्रोम हो जाता है, यदि बच्चे को चिकन पॉक्स हो रखा है और अपने ट्रीटमेंट में क्या दिया? एस्पिरिन दिया, तो रे सिंड्रोम हो सकता है। इसमें अपन को एस्पिरिन को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ठीक है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है ना, DIC वगैरह सब होने के इसमें चांसेस है। फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे? कि यदि मान लो चिकन पॉक्स में रेसेस हो रखे हैं, यदि अपन को क्रस्टिंग वगैरह उसको स्क्रैच वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी रेसेस वो ओपन हो जाते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होते हैं जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पार्ट है इसका कि वेरिसेला इन प्रेगनेंसी। इसके रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वेरिसेला इन फर्स्ट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। क्या प्रेगनेंसी के पहले 20 वीक में यदि वेरिसेला हो जाता है तो उससे क्या होने के चांसेस है? CVS कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम। कितना परसेंट चांसेस है? 0.4 to 2% रिस्क है बच्चे में कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम होने का। उसमें से भी यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है ना, अप टू 12 वीक तक यदि हो जाता है ये, तो और ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि किसी टाइम बच्चे में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ठीक है ना, शुरू के 3 महीने में बच्चे में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ठीक है ना, यदि उस समय उस कंडीशन में हो गया ये, तो ये मोस्ट डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसकी क्या क्या, ठीक है ना, और कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम में इसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं? तो क्यूटेनियस स्कार हो सकता है, एट्रोफिड लिम्ब हो सकते हैं। ठीक है, फिर अपन आंख से रिलेटेड बात करें तो कैटरेक्ट हो सकता है, माइक्रो ऑप्थेल्मिया हो सकता है और कोरियोरेटिनाइटिस हो सकता है। ठीक है, फिर अपन ब्रेन से रिलेटेड बात करें तो माइक्रोसेफेली हो सकता है और सेरिब्रो कॉर्टिकल एट्रोफी हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें लो क्या हो सकता है कि लो बर्थ वेट हो सकता है और लिम्ब है वो भी एट्रोफीड हो सकते हैं। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, एक पहले आई से याद कर सकते हैं, तो आई में कैटरेक्ट हो गया, माइक्रो ऑप्थेल्मस हो गया और कोरियोरेटिनाइटिस हो गया। फिर अपन इसमें बात कौन सी चीज़ें जो लो होगी, तो बर्थ वेट है वो लो होगा और एट्रोफिड लिम्ब होंगे। फिर इसमें अपन बात करें ब्रेन से रिलेटेड क्या हो सकता है इसमें, तो माइक्रोसेफेली और सेरिब्रो कॉर्टिकल एट्रोफी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, इन्फेंट हुज मदर हैड द चिकन पॉक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अपन ने पढ़ा था कि कितने परसेंट चांसेज है? 0.4 to 2% रिस्क है उसको बच्चे को कंजेनाइटल वेरिसेला होने का। तो बाकी के बच्चों में मान लो कंजेनाइटल वेरिसेला नहीं हुआ, पर उनकी माँ को, उनकी मदर को चिकन पॉक्स था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनमें वो क्या होने का, किस, उनमें भी तो रिस्क होगी, किस चीज़ की हायर रिस्क होगी? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, जो उनका इन्फेंट पीरियड होता है, इन्फेंसी का पीरियड होता है 1 ईयर, उसमें उनको हर्पीस जोस्टर होने का बच्चों में बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि यदि प्रेग्नेंट लेडी को चिकन पॉक्स होता है तो बच्चे को कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम हो सकता है, 0.4 to 2% रिस्क है। यदि मान लो किसी बच्चे में कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम नहीं हुआ, तो बच्चा बॉर्न हो गया, डिलीवरी होगी बच्चे की, तो बच्चे को अगले 1 साल तक किस बात की रिस्क होगी? ठीक है, तो उसको हर्पीस जोस्टर उसमें होने का चांसेस बहुत हाई रिस्क होगी, हायर चांसेस होगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट, ये अपन को पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है कि वेरिसेला
एट एनी स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी इज स्टिल इन थर्ड ट्राइमेस्टर। कि वेरिसेला चिकन पॉक्स यदि माँ में हुआ है तो अपने देखा बच्चे में कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम हो सकता है, या यदि वो नहीं हुआ तो फर्स्ट ईयर ऑफ द एज है उसकी, ठीक है ना, उसमें हर्पी जोस्टर होने का चांसेस है। यदि माँ को क्या हो सकता है, तो माँ को मैटरनल वेरिसेला न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है ना, कि प्रेगनेंसी भी यदि उसको चिकन पॉक्स हो जाता है स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो उसको वेरिसेला न्यूमोनिया होने का चांसेस है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वेरिसेला डेवलप, ठीक है ना, इन मदर विथ इन द 5 डे आफ्टर डिलीवरी, के बॉर्न हो गया बच्चा, डिलीवर हो गया, उसके 5 दिन के बाद, डिलीवरी के बाद विथ इन 5 डेज मदर को वेरिसेला हो गया, ठीक है ना, तो न्यूबॉर्न को इस टाइम क्या रिस्क हो सकती है, डिसएमिनेटेड डिजीज, ठीक है ना, डिसएमिनेटेड डिजीज, न्यूनेटल वेरिसेला होने का इस समय बच्चे में बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। और ये क्या इंडिकेट करता है, उसमें बच्चे में वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन है वो इंडिकेशन है। इस टाइम अपने इसमें बच्चे को यूज़ करना पड़ता है अपन को वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन। तो प्रेगनेंसी के रिलेटेड क्या क्या कंडीशन हो सकती है सबको अपन ने कवर कर लिया 1 by 1। तो इम्पोर्टेंट है ये सब अपन को। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे इसमें एल्गोरिदम, फिर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द वेरिसेला इन प्रेगनेंसी। यदि प्रेगनेंसी में एक्सपोजर हो जाए या वेरिसेला हो जाए तो उन दोनों कंडीशन पर अपन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि वेरिसेला से एक्सपोजर हो गया, वेरिसेला किसी पेशेंट को वेरिसेला हो रखा था और प्रेग्नेंट लेडी का इससे एक्सपोजर हो गया, तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, ठीक है ना, कि नेचुरल इन्फेक्शन की जो हिस्ट्री है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है या नो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है ना। दो कंडीशन हो सकती है कि एक्सपोजर है वो पहले से एक्सपोजर हो गया, अब अपन देखेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द नेचुरल इन्फेक्शन के प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है ना। तो उसमें यदि इस कंडीशन में वेल डॉक्यूमेंटेड है कि हिस्ट्री ऑफ द इन्फेक्शन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में अपन को रीएश्योर करना है पेशेंट को, और उसको बेबी और मदर को कोई भी रिस्क नहीं है चिकन पॉक्स की वजह से। अब ये मान लो नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उस कंडीशन में क्या है, अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपन वेरिसेला जोस्टर की आईजीजी सीरोलॉजी करेंगे। अपन देखेंगे कि अब मदर के बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है एब्सेंट है, ठीक, तो आईजीजी सीरोलॉजी करेंगे। तो अपन को याद होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, यदि हिस्ट्री ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उस कंडीशन अपन क्या करेंगे, सीरोलॉजी करेंगे। कौन सी, आईजीजी सीरोलॉजी। यदि पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है कि बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है और इन्फेक्शन से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा मदर को या कोई रिस्क नहीं है, तो सिर्फ पेशेंट को रीएश्योर करेंगे अपन। यदि नेगेटिव आता है मीन्स एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो मदर को प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी है उसके बॉडी में एब्सेंट है, ठीक है। तो इस अपन क्या करेंगे, प्रोफाइलैक्सिस देंगे, क्या देंगे, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, या फिर एंटीवायरल थेरेपी दे सकते हैं जिसमें एसाइक्लोविर या वेलासाइक्लोविर हो सकती है, ठीक है ना। यदि उसके बाद इन्फेक्शन नहीं डेवलप होता है, ठीक है ना, अपने ये प्रोफाइलैक्सिस दे दिया, इसके बाद इन्फेक्शन नहीं डेवलप होता है तो पेशेंट को रीएश्योर करेंगे। और यदि एक्यूट वेरिसेला डेवलप्ड हो जाता है अपने प्रोफाइलैक्सिस देने के बाद भी, उस कंडीशन अपन क्या करेंगे, अपने पास दो कंडीशन होता है कि एक्यूट वेरिसेला डेवलप्ड हो गया ये, या तो माइल्ड फॉर्म में हो या सीवियर फॉर्म में हो। यदि माइल्ड फॉर्म में हो तो अपन ओरली ड्रग देंगे, एसाइक्लोविर वेलासाइक्लोविर से अपन ओरली ड्रग देके ट्रीट करेंगे। और यदि सीवियर फॉर्म प्रेजेंट है उस टाइम भी अपन को इंट्रावीनस एसाइक्लोविर की अपन को रिक्वायरमेंट होगी, इससे अपन को इस ड्रग से अपन प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपन ट्रीटमेंट दे दिया एंटी वायरल थेरेपी से, ठीक है ना। उसके बाद में इवेल्युएट द बेबी विद द अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड से अपन को चेक करते रहना बेबी को कि उसमें भी कोई भी इन्फेक्शन के साइन प्रेजेंट है एब्सेंट है। फिर नेक्स्ट है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज करेंगे, यदि चिकन पॉक्स हो गया है तो नोटिफाई करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द केसेस फॉर अबाउट 6 डेज। अपन ने याद किया था चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स कौन सा अल्फाबेट है, थर्ड, ठीक है, 3 × 2 कितना होता है 6, तो इसमें आइसोलेशन कितने टाइम के लिए करेंगे, 6 डेज के लिए आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रेसेज, ठीक है, क्योंकि रेसेज ऑनसेट होने के बाद 4 to 7 डेज के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्केब में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस स्केब क्या फॉर्म होती है, नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, तो इसलिए अपन को कब तक आइसोलेट करना होता है, 6 डेज तक। उसके बाद क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो डिसइंफेक्शन करना है किसका, आर्टिकल जो भी
नोज या थ्रोट डिसार्ज से सोइल्ड हुए, जो भी इससे कॉन्टैक्ट में आया, कॉन्टामिनेटेड भी है जो भी अपने आर्टिकल, इन सबको डिसइंफेक्ट करना ताकि चिकन पॉक्स से वो 1% टू अदर पर्सन को ट्रांसमिट ना हो। फिर नेक्स्ट इसके अपन बात करेंगे वैक्सीन की। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में अपन वैक्सीन देते हैं, ठीक है। तो उसको कौन सा वैक्सीन है, वेरिसेला वैक्सीन है। तो वेरिसेला वैक्सीन में कौन सा स्ट्रेन यूज होता है, ओका स्ट्रेन यूज होता है। और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अपने बात की कोई भी वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन क्या करता है, बॉडी में जाता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जैसे अपने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है वह अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू एक्टिवेट हो गए। और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, बनी बनाई एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना, पैसिव एंटीबॉडी होती है जिसको अपन बाहर से देते हैं तो तुरंत अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शेड्यूल में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के वैक्सीन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी वैक्सीन इंक्लूड है, उसका शेड्यूल क्या है। तो वैक्सीन के नाम पे मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें पूरा वैक्सीन को कवर कर रखा है, उसमें आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर इसकी अपन बात करें डोज की, तो कितनी डोज की जाती है, 2 डोज दी जाती है वेरिसेला वैक्सीन की। तो अपने बात की थी चिकन पॉक्स में पहला अल्फाबेट क्या है, 3, जो कौन से नंबर का है, जिसका अपन अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है, ABC, तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो अपन इसे याद कर सकते हैं। इसमें एज ग्रुप है उसका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, लेस देन 13 और मोर देन या इक्वल टू 13। तो इसमें 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो 13 एक तरह से एज क्राइटेरिया हो गया, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो लेस देन 13 ईयर है, ठीक है ना, 1 to 12 ईयर ऑफ एज, ठीक है। इस टाइम 2 डोजेज देते हैं, 0.5 ml डोज होती है, रूट होता है सबक्यूटेनियस। उसमें गैप कितना, दोनों के बीच में डिफरेंस यही है एज ग्रुप क्लियर करने का, अलग अलग एज ग्रुप बनाने का, कि डिफरेंस होता है 2 डोज के बीच में वो 6 वीक टू 3 मंथ का होता है यदि एज ग्रुप 1 to 12 ईयर ऑफ एज है। तो इसमें मोस्ट कॉमनली होता है 3 मंथ का होता है, कि 2 डोज के बीच में 3 मंथ का गैप होना चाहिए। फिर यदि एज ग्रुप 13 या मोर देन 13 है तो डोज कितनी देंगे, 2, कितनी, एक डोज की कितनी होगी क्वांटिटी, 0.5 ml, रूट सबक्यूटेनियस। गैप कितना होना चाहिए 2 डोज के बीच में, 4 to 6 वीक, मोस्टली 6 वीक, ठीक है ना। तो अपने इसे याद कर सकते हैं कि यदि ज़्यादा एज ग्रुप का कोई चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट है, ठीक है ना, मोर देन 13 ईयर का, तो अपन को 2 वैक्सीन के बीच में कुछ ज़्यादा गैप की जरूरत नहीं, 6 वीक, 4 to 6 वीक का गैप सफिशिएंट है। यदि एज कम है, लेस देन 13 ईयर, तो अपन को 2 वैक्सीन के बीच में एज जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, छोटे बच्चे हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिकमेंड फॉर द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है ना। अपन पहले भी देख चुके हैं कि वेरिसेला कि ऐसे कौन से डिजीज है जिसमें पोस्ट एक्सपोजर एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन देते हैं। तो अपन पढ़ चुके हैं एक रेबीज में कि जिसमें एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों साथ में देते हैं, दूसरा डिप्थीरिया, तीसरा हेपेटाइटिस बी और चौथा टिटनेस। 4 ही ऐसे डिजीज है जिसमें एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन अपन साथ में देते हैं। तो इसमें वेरिसेला जोस्टर में एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन साथ में नहीं देते हैं, ठीक है ना। पोस्ट एक्सपोज मान लो कहीं आउटब्रेक हो गया, एपिडेमिक आ गया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या है, सबको वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन सबको नहीं दे सकते, ठीक है ना। जितने भी एक्सपोजर हुए हैं उन सबको नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अपन वैक्सीन देते हैं, ठीक है ना। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के जो सब बच्चे हैं उनको वैक्सीन देते हैं। कुछ कंडीशन होती है जिसके अपन इंडिकेशन देखेंगे कि वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन कब देंगे अपन, तो इसके इंडिकेशन है कुछ लिमिटेड, उसी कंडीशन में देते हैं, तो वो अपन देखेंगे आउटब्रेक में, ठीक है ना। तो ये किसमें देते हैं, अनवैक्सीनेटेड हेल्दी पीपल है जिनकी एज ग्रुप है वो 12 या मोर देन 12 मंथ है, एंड विदाउट एविडेंस ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है ना, इम्यूनिटी का कोई एविडेंस नहीं है, तो उनमें देते हैं, इसलिए टू प्रिवेंट द डिजीज, जिनमें चिकन पॉक्स ना हो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन वेरिसेला वैक्सीन का यूज करते हैं एज ए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। वैक्सीन है वो कब तक देना चाहिए, इसका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पोस्ट एक्सपोजर एज सुन एज पॉसिबल विथ इन 5 डेज, ठीक है ना, कि विथ इन 5 डेज इसको अपन को देना है। यदि अपन विथ इन 3 डेज दे देते हैं, ठीक है ना, वैक्सीनेशन डन, तो प्रोटेक्शन एफिकेसी है वो कितनी रिपोर्टेड की गई, मोर देन 90% है, इक्वल टू 90%, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि अपन को यदि विथ इन 5 डेज देना है, यदि विथ इन 3 डेज दे देते हैं तो ज़्यादा और प्रोटेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, आफ्टर एक्सपोजर टू द रेस। फिर अपन नेक्स्ट देखें इसके, ठीक है ना, और वैक्सीन, ये तो अपने मोनोवैलेंट फॉर्म में भी देख लिया आपने वेरिसेला का, ठीक है ना। अब इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में दे सकते हैं, किसके, MMRV, ठीक है ना, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रुबेला हो गया और
वेरिसेला हो गया। इस कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। तो इसको अपन कब एडमिनिस्ट्रेट करेंगे? 9th मंथ टू 12 ईयर एज चिल्ड्रन, ठीक है। 9 महीने से उसकी 12 साल की उम्र तक अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी डोजेज कितनी होगी? 2 डोजेज होती है। गैप कितना होना चाहिए 2 डोज के बीच में? 4 वीक का, ठीक है ना। और यूजुअली सेकंड डोज होती है वो कब प्रेफर की जाती है? बिटवीन द 4 to 6 ईयर ऑफ एज पे। तो ये अपन को MMRV के रिगार्डिंग है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन अपन को पता होनी चाहिए। फिर अपन देखा कि वेरिसेला का इन्फेक्शन दिया, इसका ड्यूरेशन कितना होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का? मोर देन 10 ईयर, ठीक है। फिर इसकी एडवर्स रिएक्शन क्या क्या आ सकती है? तो मोस्ट कॉमनली क्या आती है? टेंडरनेस एंड इरिथेमा, ठीक है ना, ये मोस्ट कॉमन है। इसके फीवर भी हो सकता है, पर फीवर से भी ज़्यादा कॉमन क्या है? टेंडरनेस एंड इरिथेमा, जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है वेरिसेला वैक्सीन का। कॉन्ट्राइंडिकेशन कैसे? कि जिसमें न्यूमाइसिन एलर्जी है, ठीक है ना, न्यूमाइसिन ड्रग मेडिसिन में ड्रग है, उससे इनको एलर्जी है, उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है ना। और वेरिसेला वैक्सीन है प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। प्रेगनेंसी शुड बी डिलेड 4 वीक आफ्टर द वैक्सीनेशन, ठीक है ना। अपन प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं दे सकते, इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। यदि मान लो अपन ने वैक्सीनेशन दे दिया है तो प्रेगनेंसी को 4 वीक तक डिले करना है, 4 वीक तक प्रेगनेंसी को अपन को डेफर करना है। इसके बाद अपन प्रेगनेंसी की रिगार्डिंग सोच सकते हैं या प्लान कर सकते हैं, पर अपन को 1 महीने तक पोस्टपोन करना है प्रेगनेंसी प्लान को, यदि वेरिसेला वैक्सीन का यूज कर लिया है। फिर अपन देखें, ठीक है ना, फॉलोइंग द वैक्सीनेशन, ठीक है ना, अवॉइड द सेलिसाइलेट फॉर द 6 वीक, ठीक है ना। तो रेस सिंड्रोम को अवॉइड करने के लिए अपन, ठीक है, सेलिसाइलेट को अवॉइड करते हैं यदि वैक्सीनेशन दे रखा है तो, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन देने के बाद प्रेगनेंसी को 1 महीने तक अवॉइड करना है और सेलिसाइलेट को 6 वीक तक अवॉइड करना है, ताकि अपन रेस सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकें। फिर अपन देखेंगे वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। तो अपन ने क्या पढ़ा था? चिकन पॉक्स, कौन सा अल्फाबेट है? 3, ठीक है। तो VZ वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन अपन को कितने टाइम में देना है? विथिन 3 डेज यूज करना है। तो ये अपना ट्रिक हो गई, अपने इसे याद कर सकते 72 आवर्स, ठीक है। तो विथिन 72 आवर्स देना है ऑफ एक्सपोजर इज रिकमेंडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द चिकन पॉक्स के प्रिवेंशन में यूज करते हैं, ठीक है ना। किस में यूज करते हैं? इन एक्सपोज ससेप्टिबल इंडिविजुअल, पर्टिकुलरली इन इम्यूनोसप्रेस्ड पर्सन में यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने वहाँ पढ़ा था ना कि यदि आउटब्रेक हो गया है तो सबको अपन वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दे सकते, ठीक है ना। वो कुछ इंडिविजुअल कंडीशन है, ये इंडिकेशन, इसी कंडीशन में अपन वेरिसेला जोस्टर का इम्यूनोग्लोबुलिन यूज कर सकते हैं। बाकी में अपन वैक्सीन का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के रूप में वैक्सीन का यूज करेंगे, वेरिसेला वैक्सीन का। और या फिर अपन 6 डेज का आइसोलेशन कर देंगे उनको आफ्टर द रेसेस, ठीक है ना। 6 डेज के लिए आइसोलेट कर देंगे वो रेसेस होने के बाद में, और उसके बाद वो डिजीज इसके फॉर्मेशन हो जाएगा और नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपनी बात करें इम्यूनो सप्रेस्ड पर्सन कौन कौन से? HIV एड्स है, या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है जिसको ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर वगैरह हो रखा है, या इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी पे है, ठीक है ना, एंटी स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, या एंटी कैंसर थेरेपी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो इस कंडीशन में अपन ये इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करेंगे, कौन सा? वेरिसेला जोस्टर का। या फिर कंजेनाइटल सेल्यूलर इम्यूनोडेफिशिएंसी है, ठीक, उस कंडीशन में अपन यूज करेंगे। ये ससेप्टिबल है, एक्सपोज पर्सन है, तो पर्टिकुलरली कौन सा? प्रेग्नेंट फीमेल है। तो अपने बात की थी ना, प्रेग्नेंट फीमेल में अपन इम्यूनोग्लोबुलिन यूज कर सकते हैं। प्लस न्यूबॉर्न है, तो न्यूबॉर्न में कब कर सकते हैं? कि मदर डिलीवरी हो गई, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको डिलीवरी हो गई, ठीक है। डिलीवरी होने के बाद विथिन 5 डेज उसको चिकन पॉक्स हो गया मदर को, तो बच्चे को क्या होने का चांसेस है, ठीक है ना, न्यूनेटल वेरिसेला होने का चांसेस है। तो उस टाइम अपने न्यूबॉर्न को क्या देते हैं? वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन। या फिर प्री मैच्योर इन्फेंट ऑफ लो बर्थ वेट, ठीक है, लो बर्थ वेट का बेबी है, उसको भी चिकन पॉक्स होने का ज़्यादा चांसेस है, उसमें भी अपन वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन यूज कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशन होगी, अपन को याद होने चाहिए। फिर अपन देखें इसकी डोज कितनी होती है? 12.5, तो इससे आप याद कर सकते हैं 12.5 को अपन 13 की रिगार्डिंग 13 के लगभग इक्वल होती है, ठीक है ना। तो सी में कौन सा आता है? 3 अल्फाबेट आता है, ठीक है ना। तो 3 13, ठीक है ना, 3 से 3 अपन मिला सकते हैं, तो इसकी
डोज कितनी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन की 12.5 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, और एक सेटिंग में एक टाइम पे मैक्सिमम डोज अपन कितनी दे सकते हैं 625 यूनिट। ये अपन को पूरा पता होना चाहिए, ठीक है ना। और यदि हाई रिस्क इंडिविजुअल है जिसमें, ठीक है ना, रिस्क है तो रिमेनिंग है, ठीक है ना, एक्सपोज है तो रिस्क एक्सपोज है प्रेजेंट है कंटिन्यूसली, ठीक है ना, उस कंडीशन में अपन रिपीट कर सकते हैं डोज को आफ्टर 3 वीक। फिर अपन ने बात की थी नेवर कंबाइन द वेरिसेला वैक्सीन विथ, ठीक है ना, कि इम्यूनोग्लोबुलिन को वैक्सीन से कभी भी कंबाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन अपीयर टू बाइंड द वैक्सीन से बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैक्सीन की भी पोटेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी और इम्यूनोग्लोबुलिन की पोटेंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल इफेक्ट आने वाला है, ये प्रोटेक्शन मिलने वाला अपन को बिल्कुल लेस हो जाएगी, इसलिए इन दोनों को कॉम्बिनेशन में कभी यूज नहीं करते। कौन कौन से डिजीज इसमें कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं उसके बारे में अपने देख लिया, 4 डिजीज, रेबीज, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया, इन 4 कंडीशन में एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों साथ में ली जाते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।